Hi everyone, welcome back to our online class group. As you all know that we have started our online classes. 2 chapters we have already completed, the third one is running on. इस चैप्टर के 2 हिस्से थे, पहला एनवायरनमेंट को लेकर के और दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए हमें एनवायरनमेंट को पढ़ना भी ज़रूरी था, तो आइए अब पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बुकिश लैंग्वेज या फिर बुक की लैंग्वेज पर जाने से पहले आई वुड लव टू क्लियर यू अबाउट द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसके अकॉर्डिंग जिन रिसोर्सेज को हम आज यूज कर रहे हैं, एट द प्रेजेंट टाइम वी आर यूजिंग दोज रिसोर्सेज, उन्हीं रिसोर्सेज को हम आगे की जनरेशन तक कैरी कर पाएँ या उससे भी आगे की जनरेशन तक के लिए हम उनको बचा कर रखें। ये नहीं कि हम सेल्फिश बन जाएं, हमें तो ये देखना हो कि भाई हाँ भाई हमें जीना है, हमारी लाइफ स्पेंड आउट करनी है, हमें क्या मतलब आगे आने वाले जनरेशन से। नहीं, वी डोंट थिंक सो एंड वी शुडंट थिंक सो। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज आगे की जनरेशन के लिए उन्हीं रिसोर्सेज को बचा कर रखना, दिस इज़ आवर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हमें आज मिल रही है, जो रिसोर्सेज हमें आज मिल रहे हैं, ऑब्वियसली ये तो बेटर रहेगा कि हम उनमें अपग्रेडेशंस करके आगे की जनरेशन के लिए तैयार रखें, पर ये ना हो कि हम उनको इस तरीके से मिसयूज़ करें कि आगे आने वाली जनरेशन प्रॉब्लम फेस करें, उनको ये रिसोर्सेज मिल ही नहीं पाए। तो आइए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव गिवन द डेफिनेशन of sustainable development, a development which meets the needs of present generations। एक ऐसा डेवलपमेंट जो पूरी करता है, meets the needs, जरूरतों को of present generation, आज की जनरेशन की, यानी हमारी आज की जनरेशन को जो जरूरतों को पूरी करता है विदाउट रिड्यूसिंग, बिना नुकसान पहुंचाए या बिना कमी लाए उसमें द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट जो आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतों में कमी ना करके या उनकी अवेलेबिलिटी में कमी ना करके हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करे, दैट इज़ नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू मीट देयर ओन नीड्स। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतों को पूरी करने के साथ साथ या उनके लिए अवेलेबल होने वाले रिसोर्सेज को बनाए रखने के साथ साथ हम हमारे प्रेजेंट टाइम की नीड्स को भी पूरा करें, दैट इज नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब अगर ऐसा हमें करना है तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज भी बनानी पड़ेगी, उनके लिए हमें वर्कआउट भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे विदाउट हैविंग एनी मैनेजमेंट, विदाउट हैविंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर मैनेजमेंट, विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं, तो आगे आने वाली जनरेशन्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं उन स्ट्रेटेजीज में क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं जिनको अपन फॉलो कर सकते हैं और उनको फॉलो करते हुए हम आगे के लिए वो सारे रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन के लिए बचा कर रख सकते हैं। सबसे पहली बात, पॉपुलेशन कंट्रोल। आपने एक चीज़ नोटिस की, ये जो प्रॉब्लम है हाई पॉपुलेशन या हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये हर एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के सामने आ रही है। हमारी दुनिया की तो मैं नहीं कह सकता, बट हमारी इंडिया की बात करें तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि पॉपुलेशन अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में हमारे पास कंज्यूमेबल रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे रिसोर्सेज को सस्टेन कर पाएँ या उनको मैनेज कर पाएँ या फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखें, तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग अपॉन सच टाइप ऑफ प्लानिंग्स। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स भी चला रखी है ना। गवर्नमेंट तो एटलीस्ट ये भी कह रही है कि जिन कपल्स के 2 से ज़्यादा बेबीज़ होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल पाएगी या उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएगी या उनको अकोमोडेशन से एग्जर्ट कर दिया जाएगा, उनको अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ के रूप में किसी भी तरीके के अपन कह सकते हैं कंपनसेशंस नहीं मिल पाएंगे। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी काम कर रही है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के। सेकंड, अगर अपन बात करें तो सोशल अवेयरनेस की अगर तरफ अपन बढ़ें तो बात आती है कि भाई बातें सारे करते हैं, सारे ये कहते हैं कि भाई हाँ अपने को ऐसा प्लान करना चाहिए, हमें वर्कआउट करना चाहिए इन चीज़ों पर, हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, पानी को लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, व्हीकल्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। बट इज़ इट रियली वर्किंग? आर वी रियली वर्किंग अपॉन दिस? हम बातें तो कर लेते हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम इन चीज़ों को अपना रहे हैं? तो ज़रूरत है कि सोशलिज्म को अवेयर किया जाए इस चीज़ के पीछे, या सोसाइटी को अवेयर किया जाए इस चीज़ के पीछे, दैट प्लीज़
यूज लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, बिकॉज ये रिसोर्सेज अगर हमने मिसयूज करते चले गए तो आने वाले टाइम में ये रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनपुट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी, I have written down in the short form technology, इनपुट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। इनपुट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी यानी कि अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें बेटर आउटपुट चाहिए या वी आर होपिंग फॉर अ बेटर आउटपुट और अ बेस्ट आउटपुट, तो डेफिनेटली वी नीड टू प्रोवाइड द बेस्ट इनपुट फॉर दैट। अगर हम रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो हमें रॉ मटेरियल भी अच्छा डालना पड़ेगा। तो फैक्ट मैं कहना चाहता हूँ कि इनपुट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी का मतलब कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को काम में ले जहाँ पे हमारे पास वेस्ट ना के बराबर बचे, हमारे पास स्क्रैप्स कम से कम हो, जिससे एटमॉस्फेयर को हार्म ना पहुँचे, एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचे, केमिकल्स जिससे कम से कम निकले या फिर स्मोक जिससे कम एग्जर्ट हो, ऐसी चीज़ों को हम यूज़ करें। तो टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ की जाए जिससे स्मोक कम हो, हमारी इकोनॉमिक्स को नुकसान ना पहुंचे, यानी हमारे एक्सपेंडिचर कम आए, हमारी किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में कॉस्ट कम आए। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अगर आप अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं या अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में कॉस्ट कम आएगी। प्रोडक्शन में कॉस्ट कम आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी इनकम ज़्यादा होगी, हमारी सेविंग्स ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर हमारी सेविंग्स ज़्यादा बढ़ती है तो हमारा एज वेल बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। हर एक इंसान के पास अगर उसके खर्चे कम हो जाते हैं तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। अब इनकम बढ़ने का मतलब ये तो नहीं है कि वो खर्चों में कमी कर लेगा तो उसकी सैलरीज बढ़ जाएगी, नहीं, बट उसकी सेविंग्स जरूर बढ़ जाएगी। और अगर किसी इंसान की सेविंग बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी सुधार आता है, उसके फ्यूचर फैसिलिटीज़ में भी इंप्रूवमेंट होता है। उसी तरीके से अगर हम ऐसी टेक्निक्स को काम में लें जिससे हमारे एटमॉस्फेयर को सेफली अपन रख सकें, हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, उसको हार्म ना पहुंचे, तो ऑब्वियसली आने वाला टाइम, द अपकमिंग टाइम विल बी बेस्ट फॉर अस। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज, यानी कि गवर्नमेंट भी कहती है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज की तरफ बढ़ें। अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज के बारे में आप पूछेंगे कि सर ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज क्या होते हैं? यानी वो रिसोर्सेज जिसको एनवायरनमेंट से नुकसान ना पहुंचे। जैसे अगर अपन बात कहें, आई एम यूजिंग दिस स्पेस फॉर दिस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज की बात करें तो सोलर एनर्जी है, सीएनजी है, विंड एनर्जी है। ये तीनों एनर्जीज की बात की जाए तो जैसे सोलर प्लेट्स के बारे में देखें तो आजकल गवर्नमेंट खुद कंपनसेशंस भी दे रही है। साथ के साथ में गवर्नमेंट अगर अपन कहते हैं कि गवर्नमेंट से अगर अपन सोलर प्लेट्स के लिए कुछ लोन या फिर कुछ भी एस्टैब्लिशमेंट अमाउंट लोन के रूप में लेते हैं तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अगर आप सोलर पैनल्स या सोलर प्लेट्स को यूटिलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली ना कि हम बिजली बचाएंगे, साथ के साथ में हम गवर्नमेंट को भी बिजली दे सकते हैं, गवर्नमेंट को भी बिजली बेच सकते हैं, तो इट विल बी बेनिफिशियरी। इमेजिन करिएगा कि आसपास अगर आपके टाउन में हर एक घर में सोलर प्लेट्स लग जाए, हमारे रूफ टॉप पे या हमारी रूफ पे अगर हम सोलर पैनल्स एस्टैब्लिश कर लें तो हमारा हर साल का कितना पैसा बच सकता है। साथ के साथ में हमारे रिसोर्सेज बच जाएंगे, हमारी जो एनर्जी अपन वेस्ट कर रहे हैं, बल्ब्स यूं ही चल रहे होते हैं, हम रूम से निकल आते हैं, फैन यूं ही चल रहा होता है, एसी यूं ही चल रहे होते हैं, लाइट्स को यूं ही स्विच ऑन रख के छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ों से अपन अवेयर रह सकते हैं या उनको बचा सकते हैं, उस एनर्जी को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं बाकी के हमारे डेवलपमेंट के रूप में। नेक्स्ट अगर देखें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अब बात यहाँ आती है कि भाई कई बार मैंने देखा है कि लिटरली व्हेन एवर आई गो टू माय ऑफिस और व्हेन एवर आई गो टू कॉलेज और स्कूल, मैंने कई बार देखा है कि लोग सड़क पर खड़े होते हैं और लिफ्ट मांग रहे होते हैं, लेकिन लोग जिनके पास गाड़ी होती है या बड़े व्हीकल्स होते हैं वो पास से निकल जाते हैं। एटलीस्ट वी कैन गिव देम हेल्प, हम उनको बैठा सकते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होगा, एक तो सामने वाले पर्सन की हेल्प होगी, उसके एक्सपेंडिचर बचेंगे। इफ़ वी आर गोइंग विद द सेम वे, अगर हम सेम ट्रैक पे जा रहे हैं, सेम रास्ते पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वाई वी कांट गिव हिम द लिफ्ट, हम उसे लिफ्ट क्यों नहीं दे सकते? उससे उसका एक्सपेंडिचर बचेगा, साथ के साथ में अगर वो खुद का व्हीकल लेकर जा रहा होता है तो ऑब्वियसली क्या बचेगा? फ्यूल बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे इमेजिन करिएगा आसपास की फैक्ट्रीज है, अगर अपन देखें हमारे आसपास में काफ़ी इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, उन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हर शिफ्ट में नियर अबाउट 1500 to 2000 वर्कर्स काम करते हैं। एंड व्हेन एवर आई गो थ्रू दैट रूट, मैं ये पाता हूँ, हमेशा मैं यही देखता हूँ कि उन फैक्ट्रीज़ के आगे एक सिंगल शिफ्ट में कम से कम 400 to 500 बाइक्स खड़ी रहती हैं, और हर बाइक को लेकर के एक राइडर होता है। हर एक बंदा अकेले जाने में बिलीव करता है, तो इससे अच्छा ये है ना कि आप एक बाइक पे 2 बंदे जाइए। उससे फ़ायदा क्या होगा? आपके एक्सपेंडिचर्स कम आएंगे, आप जो फ्यूल
कंजप्ट कर रहे हैं उसके भी चार्जेस आपको कम पड़ेंगे और जो एक्सपेंडिचर दो में बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा क्या कि हमारा जो पेट्रोलियम है, हमारा जो फ्यूल है फ्यूचर के लिए, वो हमारे लिए सेफ साइड में रहेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऑब्वियसली ऐसी अगर कोई जगह है तो या तो किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी गवर्नमेंट कंपनी को एक प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दे या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया जाए कि भाई यहाँ से 50 लोग बैठेंगे, अपने व्हीकल्स पे नहीं जाएंगे और यहाँ से जा करके सीधे वहाँ पे चले जाएंगे। या फिर जो कंपनी है जिसमें वो काम कर रहे हैं वहीं से एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट कर दिया जाए कि अगर हमारे होम टाउन से 50 लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बस आएगी, 50 के 50 वर्कर्स वहाँ बैठेंगे और वहाँ से बैठ करके सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो वाटर मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइव रहने के लिए या हमारे जिंदा रहने के लिए या लॉन्ग टर्म हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगा कि अगर अपन वाटर को मैनेज करें। वाटर को मैनेज करने के पीछे आपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सुना होगा, मैंने कल भी पहली वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र किया था कि एट द प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट इज अप्रूविंग ओनली दोज हाउस लोन्स और होम लोन्स द हाउस विच आर हैविंग द एक्चुअल मीन वाटर हार्वेस्टिंग आर्किटेक्चर इन देयर मैप और इन देयर हाउस मैप, इन देयर हाउस आर्किटेक्चर। गवर्नमेंट कहती है एटलीस्ट आपके घर में 2 वाटर टैंक्स होने चाहिए। एक तो वो जो आपके पास रेगुलरली वाटर सप्लाई आ रही है जिसमें से आप स्टोर कर सके पानी, फ्यूचर में इनकेस ऐसा हो जाए कि वाटर सप्लाई होना तो आपको वाटर प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक दूसरा जो वाटर टैंक आप रख रहे हैं वो किसके लिए, जब कभी बारिश हो तो आप अपनी छत को क्लीन रखें, उनके जो कॉर्नर्स है उनको 4 साइड या 6 साइड के कॉर्नर्स में आप उनको पाइप्स फिट आउट करिए और उन पाइप्स का एक सिंगल जॉइंट रखिए उस वाटर टैंक में जहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके। ऑब्वियसली रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर विच इज ड्रिंकिंग और विच इज एबल टू ड्रिंक, जिसको आप पी सकते हैं, फुल ऑफ मिनरल्स है। आप उसको अच्छे से रखिए, आप उसको अच्छे से स्टोर करिए, आपको किसी भी तरीके की डिजीजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। इसलिए वाटर मैनेजमेंट भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर देखा जाए हम तो जिसको अपन कहते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। अब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की तरफ देखें तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो हमारे रूरल एरियाज में बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमसे आज भी अनटच्ड है, उनको यूटिलाइज किया जाए, उनसे रॉ मटेरियल लिया जाए या उनसे जैसे बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो मैन्योर्स है, बायोगैस हैं, तो जिससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज भी बन पाएंगे, एनर्जी रिसोर्सेज भी बन पाएंगे, बायो फर्टिलाइजर्स भी बन पाएंगे। और बायो फर्टिलाइजर से याद आने पर मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर जिसके बारे में लिखना चाहता हूँ, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। The farming without chemical fertilizers, that is known as organic farming. ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाए तो एक ऐसी फार्मिंग जहाँ पे केमिकल्स को, पेस्टिसाइड्स को यूज़ नहीं किया जाता फार्मिंग के लिए या एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए या कल्टिवेशंस के लिए या फिर पेस्टिसाइड्स के रूप में, उसमें हमेशा सिर्फ बायो फर्टिलाइजर्स काम में लिए जाते हैं, बायो मैन्योर्स काम में लिए जाते हैं, हमारी जो ऑर्गेनिक खाद होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, उसको यूटिलाइज किया जाता है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट दिस थिंग, दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ बिट एक्सपेंसिव, बट क्या हम हमारी हेल्थ के पीछे इतना सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? क्या हम हमारे एटमॉस्फेयर के पीछे इतना सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? क्या हम हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इतना सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते? बिकॉज इफ यू वांट टू हैव अ सेफ फ्यूचर डेफिनेटली वी नीड टू प्रोसीड विद द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक और क्लास रहेगी, लास्ट क्लास इस चैप्टर के, एंड देन आवर यूनिट विल बी कंप्लीटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखा, एक ऐसा डेवलपमेंट जो आज की ज़रूरतों को तो पूरा करे ही करे, साथ में आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों को भी पूरा करे, बिना उनमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को प्रिपेयर किए हुए या बिना उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम को खड़ा किए बिना। नेक्स्ट हमने देखा स्ट्रेटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस हद से, किस तरीके से अपन अचीव कर सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल है, सोशल अवेयरनेस है, इनपुट एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज को फाइंड आउट किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है। ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और अकॉर्डिंग टू मी अगर मेरी माने तो इस बार के बोर्ड्स में ये क्वेश्चन 101% रहेगा आपका 4 to 6 मार्क्स का, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लक। सो आज की क्लास यहीं रखते हैं, बट आई वुड लव टू गिव एन इंपॉर्टेंट मैसेज। कोरोना इज रनिंग ऑन, ओमिक्रॉन इज ऑन आवर हेड, सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।